गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीति विज्ञान के जो फर्स्ट पेपर है उसकी जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमने राजनीति विज्ञान के जो क्षेत्र है उसके बारे में बात करने के बाद उससे पहले उसकी परिभाषाएं देख ली थी और उसका अर्थ देखा था, उसको समझने का प्रयास किया था कि परंपरागत राजनीति विज्ञान वास्तव में क्या है। और उसके बाद हमने उसकी जो परिभाषाओं के आधार पर जब उसका विश्लेषण किया तो उसका कार्यक्षेत्र हमको समझ में आया कि राजनीति विज्ञान वास्तव में किस विषय से संबंधित है या किस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत अवधारणाएं हैं या परंपरागत जो अध्ययन क्षेत्र वो वास्तव में किस चीज़ का अध्ययन करता है। ऐसी चर्चा हमने कर ली थी, ऐसी हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसके विषय वस्तु के अंतर्गत हमने बात की थी कि उसका कार्यक्षेत्र जो है वो कहीं कहीं राज्य का अध्ययन करता है, कहीं कहीं उसे सरकार के अध्ययन के अंतर्गत रखा गया है, कहीं कहीं उसे सरकार और जो स्टेट है, राज्य है, उसके अध्ययन के अंतर्गत रखा गया था। अब आज हम उसके आगे चल रहे हैं कि किस तरह से या अगर हम संपूर्ण परंपरागत राजनीति विज्ञान के इतिहास को देखते हैं या उसकी जानकारी लेते हैं तो हमें ये पता लगता है कि इसका भिन्न भिन्न प्रकार से अध्ययन किया गया है। या जैसा मैंने आपको बताया था कि दर्शन या अप्रोच या जो चीज़ें वो हैं कि हम किसी चीज़ को किस तरह से लेते हैं। तो यानी हम किसी व्यक्ति ने अगर एक बिंदु प्रस्तुत किया है राज्य या केंद्र के विषय में या राजनीति विज्ञान के परंपरागत विषय के आधार पर, तो किसी दूसरे विचारक ने उसी विषय को ध्यान में रखते हुए या परंपरागत राजनीति विज्ञान को या राजनीति विज्ञान को ध्यान में रखते हुए कोई और परिभाषाएं दी हैं या किसी अन्य प्रकार से उस राजनीति जो पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसको अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। तो वो जो तरीके बदल गए, या अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं निम्न है या मुख्य जो है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आती है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, सेकंड आती है दर्शनवादी अध्ययन पद्धति, थर्ड आती है तुलनात्मक अध्ययन पद्धति, फोर्थ आती है विधिक कानूनी अध्ययन पद्धति। ये चार जो हैं वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण या बहुत ज़्यादा यूज़ में ली जाने वाली या बहुत ज़्यादा इनके अंतर्गत अध्ययन किया गया है। ऐसी विधियाँ हैं, उसके अलावा भी कुछ विधियाँ काम आती हैं, जैसे संस्थानात्मक अध्ययन पद्धति, अवलोकनात्मक या अवलोकन, मानकात्मक, इसे आदर्शवादी पद्धति के अंतर्गत इम्पोर्टेंट है। दर्शनवादी और मानकात्मक पद्धति को लगभग एक ही कैटेगरी में रखा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहना चाहिए बस हमें। ये मुख्य पद्धतियाँ हैं जिनके आधार पर परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन किया गया। या फिर हम ऐसा कहते हैं कि जब परंपरागत राजनीति विज्ञान का या प्रारंभ में राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन किया गया
जिन पद्धतियों के अंतर्गत या जिन तरीकों से उसका अध्ययन किया गया, उन तरीकों को हमने इस प्रकार से डिवाइड कर लिया है। ये महत्वपूर्ण पद्धतियाँ हैं जिनका आज हम एक प्रकार से अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे और देखेंगे कि वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है या उसको वर्तमान में किस प्रकार से काम लिया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूं तो जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारे जो वर्तमान में पीएम, वर्तमान जो पीएम है उनको किस किस आधार पर कुछ लोग क्या कहते हैं, उनके जो कपड़े पहनने का तरीका है। आप समझिए मतलब ये पद्धतियां क्या होती हैं, ठीक है। उनका इतिहास बखाना जाता है बार बार, चुनावी घोषणाएं, उनके दल से उनका संबंध, अब मैं अगर इनको अलग अलग तरीके से कहूँ, कोई कहता है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वो बार बार कपड़े ही बदलते रहते हैं, पॉलिसी पर काम नहीं करते हैं, खुद का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, खुद की फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ऐसा 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 ऐसा। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अवलोकन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो वहाँ पर उस व्यक्ति के सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो क्या काम कर रहा है, इसका अवलोकन करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसके आधार पर वो निष्कर्ष निकालना शुरू करते हैं कि ये व्यक्ति काम पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या ये व्यक्ति अपने कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या ये व्यक्ति सिर्फ भाषणबाजी में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, या ये व्यक्ति किस कार्य पर या किस तरह से ये अपना दिन पूरा ख़त्म करता है, या पूरी दिनचर्या को डिस्कस करते हैं। कब? जब वो उसका अवलोकन करते हैं, कई दिनों तक उसका अवलोकन करते हैं, या डेली उसके डेली रूटीन के जो काम है उनका अवलोकन करते हैं। तो यही हमने कहाँ रखा है, इसको यहाँ पर हमने रखा है। यानी जो जैसा आप वास्तव में देख रहे होते हैं उस देखने के आधार पर ऐसा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री को अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कोई कहेगा नहीं, ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने कपड़ों पर इतना ड्रेस देते हैं, अपने मैचिंग्स पर या अपने जो पेन यूज़ करते हैं, वो जो शूज़ यूज़ कर रहे हैं, या वो जो ड्रेस पहन रहे हैं उस पर इतना ज़्यादा ध्यान। यानी उनको उससे पहले भी जो प्रधानमंत्री हुए हैं वो सिंपल रहते थे, एकदम सिंपल सिटी के साथ, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पर जब हमने ऐसी बात करें कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वस्त्रों पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय राजा को बहुत अच्छे प्रकार से प्रशासन करना चाहिए। जब हम चाहिए पर चले जाते हैं, यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, या इस तरह से शासन नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जाते हैं दर्शनवादी में। यानी कुछ मानक तय किए गए हैं, कुछ नियम्स, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं प्रधानमंत्री के लिए, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो उन प्रोटोकॉल्स को हम किसको कह देते हैं, या मानकात्मक में रख सकते हैं, और ऐसा होना चाहिए, वर्तमान में ऐसे हैं तो इससे बेटर और होने चाहिए। जैसा इन्होंने खुद ने भी कहा था पहले कार्यकाल में, सन 2014 में जब आए थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि हम दोबारा आए अगर 2019 में तो हम ये और करेंगे, ऐसा और करेंगे। तो इनका एक दर्शन क्लियर था कि हाँ, हमें और बेहतर करना है, हम इसे अच्छा और कर सकते हैं और हमें इसे बेहतर भी करना चाहिए। इस तरह की जब बातें कर रहे होते हैं तो हम वहाँ चले जाते हैं दर्शनवादी और मानकात्मक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत। वहीं दूसरे हम अगर इसकी बात करते हैं तो इतिहास देखा जाता है। कुछ लोग वर्तमान पीएम को क्रिटिसाइज करते हैं कि इन्होंने गुजरात में दंगे करवा दिए थे। क्या करवा दिए थे? गुजरात में इन्होंने क्या करवाया, ऐसा कहते हैं। हालांकि कोई मुख्यमंत्री ऐसा करवाता है, नहीं करवाता, कोई भी नहीं करवाता। इन पर आरोप लगाते हैं इनके विपक्ष के लोग। तो वो कहाँ चले जाते हैं, इनके इतिहास में जो इन्होंने काम कर रखे हैं एज ए सीएम। यानी हम बात करते हैं एज ए सीएम इन्होंने इतने काम कर रखे हैं, इस तरह के काम कर रखे हैं जिसके आधार पर आप या अन्य लोग कई बार इनकी क्या कर देते हैं, आलोचनाएं कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति अगर शुरू से इतना अपने विचारों को लेकर इतना टफ है, इस तरह उनका पालन करने के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आप इसको आसानी से किसी बात के लिए मनाना इसको आसान नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि ये मिस्टर मोदी जो हैं या मिस्टर वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो बड़ी आसानी से किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, या उनको प्रभावित करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि इनके शासनकाल में जब दंगे हुए थे तो उन्होंने उनको भी बड़ी सूझबूझ के साथ उनको रोकने का प्रयास किया था। और संपूर्ण विश्व में अमेरिका ने इनके आने पर
पाबंदी लगा दी थी संपूर्ण विश्व में और अन्य राष्ट्रों के द्वारा इनकी आलोचनाएं की जा रही थी, लेकिन सबका सामना किया, कोर्ट में भी केस चला। तो इस तरह से जब इन्होंने अपने टफ, जब आप इनका इतिहास देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्यक्ति बहुत टफ है अपने विचारों को लेकर। तो वो जो टफनेस है उसका पता हमें कब लगेगा, जब हम उनके गत कार्यकाल का या इनके पिछले कार्यों का जब अध्ययन करेंगे। इनके परिवार को आप देखते हैं कि परिवार में इनके कोई आर्थिक चेंजेस नहीं आए हैं। जैसा इनका परिवार पहले था, इनके सीएम और पीएम बनने से पहले, आज भी वो परिवार ऐसा ही है। तो इनकी माँ का इन पर प्रभाव कैसा रहा, किस गरीबी से ये निकल के आए, किन विषम परिस्थितियों में अपना जीवन इन्होंने डेवलप किया, उसको आधार बनाकर अध्ययन करते हैं। कुछ लोग उस चीज़ को आधार बनाकर पॉजिटिव चीज़ें भी आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव चीज़ें भी आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो जो पद्धति है, इस तरह इनके इतिहास के बारे में जानकारी लेना, वो किस पद्धति में जाएगा, हमारे यहाँ ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति में। आगे चले देखो, चुनावी घोषणाएं जो हैं वो क्या करती हैं, ये किसी तरह का विधिक अस्तित्व नहीं रखती हैं। आप इनके आधार पर इन पर केस नहीं कर सकते हैं। आप, इन्होंने कोई ऐसी घोषणा कर रखी है चुनावी वादा, लेकिन आप उन पर क्या कहेंगे, उनके आधार पर आप इन पर किसी तरह की कोई आलोचना नहीं कर सकते, आप इनका केस नहीं कर सकते आप इनके ऊपर, क्योंकि वो जो घोषणाएं हैं वो कोई लीगल स्टेटस नहीं रखती हैं। हो सकता है आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर समझाया जाए तो आपको भविष्य में हम कह सकते हैं कि जो चुनावी घोषणाएं की जाएंगी या चुनावी घोषणा पत्र जो होगा उसका भी एक लीगल स्टेटस होगा। तो उसमें जो बातें या जो चुनावी घोषणाएं की जाएंगी उनका पालन करना आवश्यक होगा। तब तो वो किस में चला जाएगा, अगर चुनावी घोषणाओं को लीगल स्टेटस मिल जाता है, लीगल स्टेटस मिलता है चुनावी घोषणाओं को, तो वो किस में चला जाएगा, विधिक या कानूनी अध्ययन पद्धति में। यानी अभी तक नहीं है तो अभी तक हम इसको उसमें नहीं रख सकते, लेकिन अगर इसे लीगल स्टेटस मिल जाता है चुनावी घोषणा पत्र को, तो हम आगे क्या करेंगे, इसको फिर हम इसका अध्ययन करेंगे कि किस तरह से इस चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर उस राष्ट्र की या उस राज्य की राजनीतिक आवश्यकताएं किस तरह से परिवर्तित हुई, उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा किया गया, या सरकार में आने के लिए चुनावी घोषणा पत्र ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी बात समझ में आ गई। अभी नहीं है स्टेटस तो अभी हम उसको मान नहीं रख सकते। अब ये जो है दल को हम एक तरह से किस में रख सकते हैं, हालांकि सरकार का होता है संस्थान, लेकिन एक दल भी अगर किसी दल की सरकार बन जाती है, ठीक है, आप ये ध्यान रखें किसकी बात करें हम, संस्थानात्मक। अगर वैसे तो नहीं रखा जा सकता किसी दल को संस्थान के अंतर्गत, लेकिन दबाव समूह को रखा जा सकता है। किसी दबाव समूह को आप किस में रख सकते हैं, संस्थान के अंतर्गत। तो वो जो दबाव समूह है वो भी किसके अंतर्गत आता है, संस्थान के अंतर्गत। तो किस तरह के दबाव समूह हैं, किस तरह के दबाव समूह काम कर रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में किस तरह के दबाव समूह हैं, राजनीतिक क्षेत्र में किस तरह के दबाव समूह हैं, या किस दल से ये प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, तो उस दल की आइडियोलॉजी क्या है, उस दल की विचारधारा क्या है, और उस विचारधारा के आधार पर ये मिस्टर मोदी कुछ फिक्स काम होंगे। अगर हम कहेंगे कि इस संस्थान के यानी इस दल के कुछ फिक्स कार्यक्रम होंगे, कुछ फिक्स दृष्टिकोण होगा कुछ समस्याओं को लेकर, या कुछ फिक्स समाधान होंगे, तो जब उन समाधानों के आधार पर ये वर्तमान पीएम, और पीएम आप जानते हो राजनीतिक सत्ता है, पीएम के पास सत्ता और शक्ति और वैधता तीनों हैं, ठीक है। तो ये वर्तमान में यही राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पहले हम राज्य का अध्ययन करते थे, स्टेट का अध्ययन करते थे, वर्तमान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इनका अध्ययन करते हैं। तो वो सब भी किस तरह से हैं, वो भी संस्थान के रूप में। तो जब हम किसी दल को अगर हम एक संस्थान मान लेते हैं, तो उस दल की जो पॉलिसीज़ हैं वो उस राष्ट्र की या उस राज्य की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, अगर उस दल का प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो यहाँ पर ये हम किस में रख देंगे, संस्थानात्मक स्टडी मेथड में, ठीक है। तो ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसके आधार पर एक ही व्यक्ति के काम करने के तरीके को हम सब तरह से विश्लेषित कर सकते हैं। पुराने समय में भी होता था, पुराने समय में यहाँ पीएम की जगह मैं किसको लिख दूँ, किंग को लिख दूँ। अब वो किंग क्या क्या करता है, कब उठता है, कब सोता है, ये सारे नियम फिक्स किए गए हैं कि उसकी दिनचर्या क्या होगी, वो किस तरह से उठेगा, किस तरह से बैठेगा, किस तरह से बात करेगा, किस तरह से व्यवहार करेगा, अपने मनोभावों को अपने मन के भीतर किस प्रकार से रखेगा, और किस तरह के विचारों को बाहर प्रदर्शित करेगा। मेकियावेली तो कहता है कि राजा को शेर और लोमड़ी दोनों तरह के गुण रखने चाहिए।
और समय आने पर कभी कभी लोमड़ी का व्यवहार भी प्रदर्शित करना चाहिए, लोमड़ी के गुणों को प्रदर्शित करना चाहिए, और कभी कभी जब आवश्यकता पड़े तो सिंह के समान कार्य करना चाहिए। तो ऐसे ही हम बात करें यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि अब अगर मैं बात कर दूं तो मैकियावेली की बात आई है, तो मैकियावेली की बात आने का कारण क्या है कि मैकियावेली ने ऐसा ही देखा था कि वहाँ इटली का जो शासक था या इटली की जो शासन व्यवस्था थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इतना मजबूत नहीं थी, यानी वहाँ पर इतना जो नियंत्रण होना चाहिए था वो नियंत्रण ढीला पड़ चुका था। वहाँ चर्च हस्तक्षेप कर रहा था, जो वो 5 हिस्सों में बटा हुआ था इटली का प्रशासन, वहाँ अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार से शासन किया जा रहा था, किसी प्रकार की यूनिटी वहाँ पर नहीं थी। उसको ध्यान में रखते हुए वो कहता है कि शेर और लोमड़ी दोनों तरह के गुण होने चाहिए एक शासक के अंतर्गत। तो ऐसा ही हम भी कह रहे हैं कि हर तरह के अध्ययन पद्धति की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी कमजोरियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीतिक अध्ययन पद्धति का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो ये जो 4 मुख्य पद्धतियाँ हैं ये निकलकर सामने आती हैं, और इनके माध्यम से भारतीय राजनीतिक क्षेत्र का या राजनीतिक व्यवस्थाएं या जो अवधारणाएं हैं या धारणाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं, या हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहते हैं कि इन आधारों पर पहले ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का क्या किया जा चुका है, अध्ययन। हम तो आज इसको क्लासिफाइड किया है, क्लासिफिकेशन किया, उनको वर्गीकृत किया है कि हाँ ये जो चीज़ें हैं वो ऐतिहासिक में आएंगी। अगर आप किसी के आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, आप नैतिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, आप आइडियाज़ की बात करें, न्यू आइडियाज़ आप लेकर आ रहे हैं, या तो वो दर्शन में चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि वर्तमान पीएम पूर्व पीएम से किस प्रकार से अच्छे हैं, तो आप किस में चले जाएंगे, तुलना कर रहे हैं वर्तमान अन्य राष्ट्र के प्रधानमंत्रियों से किस तरह से ये अच्छा कर रहे हैं या नहीं, पूर्व से भी क्या करेंगे, तुलना कर सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री से तुलना करना या पूर्व राजपद से तुलना करना तुलनात्मक में भी आ सकता है और ऐतिहासिक में भी आ सकता है कि पहले कौन था, प्रधानमंत्री से पहले कौन होते थे। तो जैसे आप जड़ों में जाएंगे तो पहले राजा होते थे, ठीक है ना, और राजा होते थे तो इसका मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं भारत के, ये दोनों कहाँ के बता रहा हूँ मैं, भारत के। तो भारत के वर्तमान पीएम और भारत के पूर्व पीएम दोनों में से बेस्ट कौन सा था, दोनों की कार्य करने की पद्धति कैसी थी, दोनों ने किस विचारधारा को महत्व दिया। तो जब आप ऐसे तुलना करके देखेंगे तो फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि इन प्रधानमंत्री को जाना क्यों पड़ा, और ये भी पता लग जाएगा कि ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं ये दोबारा चुनकर कैसे आ गए। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। तो इस तरह की जो बातें हैं आप और भी बातें देख सकते हैं। कोई इनके भाषण देने के तरीके पर चर्चा कर सकता है कि वो बहुत कम बोलते थे, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है। कोई इनके नीतियों के आधार पर कर सकता है, कोई इनकी अंग्रेजी को भी पकड़ सकता है। इस तरह की सभी बातों पर तुलना की जा सकती है और उन तुलनाओं को इन अध्ययन पद्धतियों के अंतर्गत हम अलग अलग श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं, अब हम 1 बाय 1 हम इन अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन ही करेंगे। देखते हैं जो ऐतिहासिक जो अध्ययन पद्धति है उसके अनुसार ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अनुसार का मानना है कि ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत जो विचारक हैं इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी राज्य विशेष या किसी भी राज्य विशेष भी नहीं कह सकते, किसी भी राज्य के निर्माण, विकास
और पतन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं कि ऐतिहासिक, तो वहाँ पर किसी भी राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है उसका अध्ययन करना, यानी उसके इतिहास को जानना। ऐतिहासिक का मतलब उसके इतिहास से इसका संबंध रहेगा। जब आप उसके इतिहास को जान लेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आज वर्तमान में वो जिस स्वरूप में है वो स्वरूप निरंतर चलता आ रहा है या उसमें पहले की तुलना में आज परिवर्तन आ गया। तभी तो पता लगेगा जब आप उसके इतिहास को देखेंगे। भारत का इतिहास विविधताओं से भरा हुआ है, तो आज भी भारत में कहीं भी इस तरह की कोई यूनिटी नहीं है। वहाँ पर भौगोलिक यूनिटी के अलावा हर विचार पर किसी न किसी तरह से कोई न कोई विभाजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या वहाँ पर एक राजनीतिक विचार को पूरे भारत में लागू कर देना सफलता के साथ बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। तो भारत का इतिहास ऐसा है। जबकि पश्चिमी राष्ट्रों की अगर बात करें तो पश्चिमी राष्ट्रों में बड़ी आसानी से राष्ट्रवाद या राष्ट्र के नाम पर या विचारों को लेकर, अधिकारों को लेकर वे व्यक्ति बड़ी आसानी से संगठित हो जाते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भी इस तरह से रहा है, या वो बड़ी जल्दी से यूनाइटेड हो जाते हैं। आगे चले तो इस पद्धति का कि राज्य या किसी संस्था का क्या नहीं किया जा सकता, निर्माण नहीं किया जा सकता। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। यहां मैंने करने के लिए नहीं कहा है कि निर्माण करें। किसी राज्य का निर्माण कैसे हुआ, मतलब वो उत्पन्न कैसे हो रहा है, वो आज जिस अवस्था में, वो अवस्था की शुरुआत कहां से होगी। ठीक है। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर आपको कंफ्यूज रहे तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति या उसके कार्य या प्रचलन में आने की स्थिति नहीं होता, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं होगा, या हम चाहकर का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो समय के साथ अपने आप बदलती हैं या अपने आप डेवलप होती हैं, तो इनका मानना है कि ये जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं इनका निर्माण सोचकर पहले इनका निर्माण करते हैं फिर उसको अप्लाई करें, ऐसा नहीं होता। ये जैसे जैसे समय की मांग होती है वैसे वैसे उस राजनीतिक संस्था का निर्माण होता जाता है, ऐसा इन ऐतिहासिक पद्धति के मानने वाले विचारकों का कहना है। इनके अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का इस पद्धति के विचारकों के अनुसार राजनीतिक संस्थाएं राजनीतिक संस्थाओं का अपना अतीत होता है, और उसके अध्ययन के आधार पर और उस अतीत, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं, उस अतीत के अध्ययन के आधार पर हम किसी वर्तमान राजनीतिक संस्था का स्वरूप जान सकते हैं। अब जैसे पहले राजतंत्र होते थे, आपको पता है, अब राजतंत्र की तरह क्या की जगह कौन आ गया है, लोकतंत्र आ गया। ज़्यादातर देशों में आज कौन सी व्यवस्था, शासन व्यवस्था चल रही है, लोकतंत्र। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र के आने का क्या कारण रहा, क्योंकि राजतंत्र में कोई ना कोई कमियां आ गई या किसी तरह का उनमें एक रूढ़िवादिता आ गई, या किसी वो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाए।
ठीक है। तो वर्तमान राजनीतिक स्वरूप समझने के लिए हमें पहले उसका क्या जानना होगा, उसका अतीत हमें जानना होगा, तभी, इसीलिए गिलक्राइस्ट कहते हैं गिलक्राइस्ट का कथन है कि इतिहास न केवल संस्थाओं की व्यवस्था करता है, इतिहास न केवल संस्थाओं की व्यवस्था करता है, अपितु उनके भविष्य के लिए भी नीतियों का निर्माण करता है, वरन यह भविष्य के लिए भी मार्ग बतलाने का कार्य करता है। ये इन्होंने किसकी इंपॉर्टेंस बता दी, इतिहास की। इतिहास न केवल संस्थाओं की व्यवस्था करता है, यानी जो जिस व्यवस्था की आज आप बात कर रहे हैं या जिस इंस्टीट्यूशन की बात आप कर रहे हैं, मान लीजिए किसी भी संस्था की बात कर रहे हैं, तो आप जब देखेंगे इतिहास में तो वो पहले से ही रही है। हमारे यहाँ स्कूल्स आज ही थोड़ी खुले हैं, पहले से स्कूल हैं, बस उनका पहले का स्वरूप था वो गुरुकुल के रूप में होते थे, आज वो प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, कॉलेज इस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन नया आइडिया नहीं दिया है हमने, यहाँ पर कोई नया विचार नहीं है, उसके अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। पहले बोलकर पढ़ाया जाता था, सिर्फ सुनकर स्टूडेंट पढ़ते थे या उसको अपने ध्यान में मेमोराइज करते थे। आजकल क्या है, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, लिख लेते हैं, नोट्स तैयार कर लेते हैं, नेट पर उपलब्ध है, वीडियो लेक्चरर जैसा कि अभी चल रहे हैं ये उपलब्ध है, तो उसके लिए बड़ा आसान हो गया पढ़ना। पहले यही पद्धति थी, लेकिन अगर हमें स्कूल का अध्ययन करना है, स्कूल पद्धति का या स्कूल जो नाम की जो व्यवस्था या संस्थाएँ चल रही हैं, तो हमें स्कूल्स का अध्ययन जब हम करते करते इसकी जड़ तक पहुँचेंगे तो हम आसानी से गुरुकुल तक पहुँचेंगे। गुरुकुल पहुँचने के बाद हमें पता लगेगा कि वहाँ से आज तक इसका जो स्वरूप है उसमें क्या परिवर्तन आए हैं और आज इसका स्वरूप कैसा है। तो ऐसे वो राजनीतिक व्यवस्थाएं, आज लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मान्य व्यवस्था क्यों होती जा रही है, जबकि एक समय था जब संपूर्ण विश्व में राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं काम कर रही थी। तो उनके हटने के पीछे और लोकतंत्र के पॉपुलर होने के पीछे क्या रीजंस हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आज ये इतना मशहूर हो गया या इतना प्रभावी रूप से काम कर पा रहा है। तो इस तरह जब हम देखते हैं तो ये ऐतिहासिक जो पद्धतियाँ हैं, यह पद्धति इतिहास आधारित है तथा ये पद्धति मानती है कि इतिहास जड़ों का काम करता है। इतिहास राजनीति विज्ञान की जड़ों का काम करता है। इसलिए ऐतिहासिक पद्धति को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में ऐतिहासिक जो पद्धति है, अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसने विकासात्मक पद्धति का रूप धारण कर लिया है। पद्धति ने राजनीतिक विकासवादी, मैंने आपको पहले कहा था कि ओल्ड का मतलब ये नहीं कि ये प्रचलन में नहीं है कोई पद्धतियाँ, आज उनके स्वरूप क्या हो गए हैं, बदलते जा रहे हैं। आज भी है, लेकिन जिस रूप में पहले थी या जिन लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले राजनीतिक व्यवस्थाओं का जिस प्रकार से अध्ययन किया है, उनका वैसा का वैसा स्वरूप आज नहीं है। आगे देखें, राजनीतिक विकासवादी उपागम
ठीक है। अब आगे देखिए एक बात और जो इम्पोर्टेंट है इसमें, यह पद्धति व्यावहारिक समस्याओं का समाधान उपलब्ध नहीं कराती है। व्यावहारिक समस्याओं का समाधान उपलब्ध नहीं करवाती है, क्योंकि आपको पता है कि ये अभी मैं बताता हूँ उपलब्ध नहीं करवाती है। ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं आज बात करूँ नेट, अगर नेट से संबंधित कोई समस्या होगी तो आप इतिहास में जाएंगे क्या? आप इतिहास में जाएंगे क्या? अगर नेट आपका स्लो चल रहा है, नेट नहीं चल रहा, या नेट की रेट बहुत ज़्यादा है, या नेट काम ही नहीं कर रहा, तो आप क्या उसको इतिहास में थोड़ी देखेंगे कि उस ज़माने में क्या होता था। जैसे भी हम कह देते हैं फ़ोन के लिए, जैसे आप बात करते हैं तो कहते हैं कि उस ज़माने में भी आकाशवाणी होती थी। रेडियो की बात करते हैं तो उस ज़माने में भी आकाशवाणी जैसा कोई स्वरूप था या आकाशवाणी जैसा कोई माध्यम था जिससे बिना किसी बात के कम्युनिकेशन हो जाता था, बिना बेतार की जो व्यवस्था थी, तो हम उसकी तुलना वहाँ तो कर लेते हैं। लेकिन नेट जैसी व्यवस्था नहीं थी अगर तार्किक आधार पर देखा जाए तो। नहीं तो आप तो कह देंगे साहब नारद जी थे तो नारद जी हर जगह प्रकट हो जाते थे, तो इसका मतलब वो वीडियो कॉलिंग करते थे, ऐसा कह सकते हैं आप। और शायद हम आइडिया दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ तो कह सकते हैं, लेकिन क्या उसका कोई लॉजिक है आपके पास? कोई कारण है, कोई तार्किक व्यवस्था है कि नारद जी थे भी या नहीं भी थे? तो वीडियो कॉलिंग हो रही है, सब जगह प्रेजेंट हो रहे हैं, लाइव चैटिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब सब जगह नारद जी प्रकट हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ईश्वर साक्षात आते थे फिर अंतर्ध्यान हो जाते थे, तो उस विषय को आप वहाँ इससे नहीं जोड़ सकते। ऐसे अगर हम बात कर लें कि जिस तरह की जो समस्याएं आज के तात्कालिक समय में उत्पन्न हो रही हैं, तो कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं, जैसे मैंने आपको इसका उदाहरण दिया, तो ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिनका इतिहास से अगर कोई संबंध नहीं है या इतिहास में इस तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, तो उस व्यवहारिक समस्या का अध्ययन करने के लिए आप ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का सहारा या उसके अंतर्गत आपका वो अध्ययन नहीं आएगा, क्योंकि वो समस्या जब थी ही नहीं तो उस समस्या का या उस संस्थान का कोई ऐतिहासिक महत्व भी नहीं है या कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है या ऐतिहासिक कोई इतिहास यानी उस वस्तु का अगर नहीं है, तो ऐसी समस्या का हल आपको उस इस ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत प्राप्त नहीं होगा। यानी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान आपको तात्कालिक आधार पर ही करना होगा। अब जो इसमें एक अन्य बात जो आती है वो इम्पोर्टेंट वो आती है कि जैसे इसके कौन कौन से समर्थक हैं। इसमें आते हैं अरस्तु, और मेकियावेली, जैसे मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया था, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मॉन्टेस्क्यू, हीगल आदि प्रमुख आदि की अध्ययन पद्धति का स्वरूप ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आता है। यानी ये जितने भी चार ये जो विचारक हैं या गिलक्राइस्ट ने भी इस बात का समर्थन किया है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के समर्थकों के रूप में। अभी अगर आप बात करेंगे कभी कार्ल मार्क्स के, तो कार्ल मार्क्स ने भी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की है, तो मतलब उसके भी दर्शन में इतिहास कहीं ना कहीं आ रहा है।
ठीक है। उसने भी साम्यवादी व्यवस्था, पूरी आदिम व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था, दास व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, इन सब का अध्ययन किया। तो पूंजीवाद मतलब वो भी कहाँ जा रहा है, शुरुआत से आ रहा है। किसी भी समस्या के अगर आप प्रारंभ की बात करें, स्टार्टिंग की बात करें, तो इसका मतलब आप कौन सी अध्ययन पद्धति की बात करें, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति। अगर आपके बारे में बात की जाएगी तो पहले ये देखा जाएगा इसका बर्थ कहाँ हुआ था। आप किसी पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास, तो वो क्या करता है, वो भी देखता है, हाँ भाई इसका डेट ऑफ बर्थ बताओ, डेट ऑफ प्लेस बताओ, डे बताओ, टाइम बताओ, ये बताओ, वो बताओ, सारे बताओ, फिर वो आपकी हिस्ट्री निकाल कर देता है वो उसका जो, और उस हिस्ट्री के आधार पर आपके भविष्य का निर्माण होता है। तो ऐसे ये भी आता है इसी के अंदर। तो वहाँ वो सारे जो तत्व हैं, वो जो जानकारियाँ लेता है, वो किस पद्धति में रखेंगे आप जाकर, ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंदर। हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, ये सारे, क्योंकि जिन्होंने भी बीते हुए समय की या बीती हुई व्यवस्थाओं की चर्चा की है या उनका विश्लेषण करने का काम किया है, तो वो सब उसके अंतर्गत माने जाते हैं। एक व्यक्ति और लिख लें जो इंपॉर्टेंट था, कार्ल मार्क्स को लिख लें आप, याद रहे आपको, कार्ल मार्क्स। याद रखें। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक एक सब्जेक्ट या एक एक टॉपिक इतना डीप है कि आपको कई कई घंटों पर इसके बारे में बताया या समझाया जा सकता है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कितना क्या समझना है, कहाँ तक क्या जानकारी लिखनी है उसमें, और कितनी जानकारी आपको छोड़ देनी है, या ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें भी आपको आती हैं। तो आपको पता है कि हमें दोनों तरह से उत्तर लिखना आना चाहिए। किसी विषय पर बड़ी जानकारी या ज़्यादा जानकारी जो रिक्वायर्ड है, अगर बड़े रूप में तो उसको लिखें, और अगर कहीं पर छोटे प्रश्नों में आ जाए 20 से 25 शब्दों में, तब हमें अपने ज्ञान का पिटारा वहाँ खोल कर नहीं बैठना है कि हमें कितना आता है साहब, बहुत आता है, हम तो नहीं लिखेंगे, हम काटेंगे नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप किसी प्रश्न को सारगर्भित शब्दों में भी लिख सकते हैं, छोटे मतलब बहुत छोटे सार में, सार के रूप में जितना वो पूछ रहा है, और उसे बड़े विस्तृत उत्तर के रूप में भी लिखने की कैपेसिटी डेवलप करें, क्योंकि नंबर लिखने के आते हैं, ओरल एग्जाम नहीं आएगा। आपके लिखने के बारे में देखकर आपका राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, उनके आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको जितना मैंने बताया है इतना पर्याप्त है। इतिहास के अध्ययन से संबंधित है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो संस्थाएँ हों, चाहे वो व्यवस्थाएँ हों, उनका इतिहास जाना जाता है ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, और ये व्यक्ति दिए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट अगर कोई बात का आप ध्यान रख लें, इनका मानना है कि राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता है, उनका विकास होता है। क्या कहता है ये? विकास होता है, क्योंकि उनका अपना अतीत होता है। हर राजनीतिक संस्था का या व्यक्ति का तो होता ही है, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस के व्यक्तित्व की बात करें, ठीक है, उन राजनीतिक विचारकों की भी बात करें या राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखने वाले लोगों की भी बात हम करते हैं, तो उसकी तुलना अतीत के साथ वर्तमान में उसके स्वरूप को समझने में आसानी कर देती है। ये कहता है कौन? गिलक्रिस्ट मान लीजिए आप। इतिहास न केवल संस्थाओं की व्यवस्था करता है, यानी हमको आइडिया कहाँ से मिल रहे हैं कि ये व्यवस्था या स्कूल कर दो आप पढ़ने के लिए, ठीक है, तो पहले स्कूल थे और वर्तमान में उसको हमने डेवलप करने का काम किया, और उसके आधार पर किसका निर्माण करते हैं? ये भविष्य का मार्ग बताते हैं कि भविष्य में जो पुराने समय में कोई अच्छी घटना घटी तो उसके अच्छे परिणाम लिए, तो आप उसको आज फिर लागू कर दीजिए। अगर किसी व्यवस्था में कोई कमी रही तो आज आप उस सिस्टम को या उस सिस्टम में वो परिवर्तन कर दीजिए, यानी उसको फिर क्या कर दीजिए, कोई व्यवस्था अगर आज चल नहीं पा रही है, प्रासंगिक नहीं, तो उसको हटा दीजिए, उसमें परिवर्तन कर दीजिए। जैसे मैंने बताया कि कभी वोटिंग की एज 18 थी, आज 21 है, पहले 21 थी, पहले 21 साल का व्यक्ति वोट देता था, अब 18 का दे रहा है। आने वाले टाइम में शायद और परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। तो आगे यह किस पर आधारित है? इतिहास पर आधारित है, और ये मानती है कि इतिहास किसका काम करता है? जड़ों का। किसी वृक्ष को आप जब देख रहे हैं तो उसकी जड़ों में जब आप पहुंचेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वृक्ष अपने आप को यहाँ स्थापित अगर इसने किया है तो इसको कितनी गहराई पर पानी मिल रहा है, कौन कौन से खनिज ये प्राप्त कर रहा है इस मिट्टी से, किस तरह से ये अपने आप को बचाता है सर्दी गर्मी बरसात से। काटने के बाद भी अगर कोई वृक्ष कट भी जाता है तो अगर उसकी जड़ें हैं, मजबूत है, वो उनको पानी खाद मिल रहा है, तो वो अपने आप को वापस डेवलप कर लेगा। तो इस तरह की बात करता है यहाँ पर।
वर्तमान में इसका क्या महत्व है कि ये पद्धति किसमें बदलती जा रही है, राजनीतिक विकासवादी उपागम में ये कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, इसकी कमी क्या निकाली हमने कि ये व्यवहारिक समस्याओं का, जैसे हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा आयुर्वेद वाले कहते हैं कि अगर हड्डी टूट जाती है तो वो तुरंत नहीं इलाज कर पाते हैं। किसी व्यक्ति की अगर हड्डी टूट गई तो वो क्या बोलेगा, प्लास्टर करवाने के लिए भेज देगा आपको। और अगर कोई और मानसिक या शारीरिक अन्य कोई बीमारी है जहाँ तुरंत रिलीफ की ज़रूरत नहीं है उनको, धीरे धीरे बुखार भी है तो बुखार के लिए चले जाओगे आप, बुखार इतनी बड़ी इशू नहीं होती। तो मतलब जो जहाँ हड्डी टूटी है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो आयुर्वेद की जगह कहाँ जाते हैं वो, एलोपैथी में जाते हैं। तो इसका मतलब आयुर्वेद में हड्डी टूटने की जो व्यवहारिक समस्या, तत्काल जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका कोई समाधान नहीं है या अच्छा समाधान नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो कहाँ जाएंगे उसके लिए हम, एलोपैथी में। तो ऐसे यहाँ पर व्यवहारिक समस्याओं का समाधान ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति में नहीं है, ये इसकी थोड़ी सी कमी है। और इसको मानने वाले कौन कौन है, इसके समर्थक ये, इसको जानने वाले जिनकी अध्ययन पद्धति ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आती है या रही है, अरस्तु, मेकियावेली, मॉन्टेस्क्यू, हीगल, कार्ल मार्क्स और स्पेंसर। चले, अब जो हमारी दूसरी जो अध्ययन पद्धति आती है, हमारी दूसरी अध्ययन पद्धति है दर्शनवादी अध्ययन पद्धति, उसको देखते हैं। दार्शनिक या दर्शनवादी, यह सर्वाधिक प्राचीन अध्ययन पद्धति के अंतर्गत आती है। यह अध्ययन पद्धति मूल्य आधारित मूल्य में विचार आधारित, ऐसे कर लें, नवीन जो विचार आता है, नया जो आइडिया है, क्योंकि दर्शन पर आधारित है। तो दर्शन का मतलब आप समझ गए, चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, समस्याओं का विश्लेषण करते हैं मानसिक स्तर पर, और उसके आधार पर फिर तैयार करके आते हैं, उसके आधार पर उसका समाधान निकालते हैं। मूल्य में विचार आधारित अध्ययन पद्धति है। इस अध्ययन पद्धति में क्या हुआ, क्या हो रहा है की बजाय क्या होना चाहिए पर जोर दिया जाता है। क्या होना चाहिए या ये होना चाहिए, हम ऐसे भी कह सकते हैं क्या होना चाहिए पर जोर दिया जाता है, यानी ये बताते हैं कि और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, जोर दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब है कि अभी जो वर्तमान में जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने के लिए ये व्यवस्थाएं नए नए आइडियाज़ देती है, लेकिन वो आइडियाज़ किस पर डिपेंड करते हैं, उनके मूल्यों पर, यानी बिना मूल्यों के ये किसी प्रकार से काम करने की कोशिश नहीं करती है, या मूल्यों से हीन अध्ययन पद्धतियाँ इसके अंतर्गत नहीं आती। आगे चलें आप। ये अध्ययन पद्धति तथ्यों पर जोर देने का काम करती है।
इस अध्ययन पद्धति में जीवन के आदर्शों पर चर्चा की जाती है। क्या होने चाहिए जीवन के आदर्श, और उन्हें प्राप्त करने के लिए नीति और नियमों का निर्माण किया जाता है। नीति व नियमों के निर्माण से संबंधित है। ठीक है, अब आप समझ गए मतलब क्या होना चाहिए, शासक को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, आदर्श राज्य क्या होता है, इसकी चर्चा की जाती है।